नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ब्राइट एग्रो क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं फार्मिंग बेस्ड लाइवलीहुड सिस्टम की। और उसमें हमने जो पहले की दो क्लासें की है उनमें मुख्य रूप से हमने बातें की थी कि जो कौन कौन से फार्मिंग सिस्टम होते हैं, यानी कि उनके क्या क्या प्रकार होते हैं। इसमें भी फिर हमने आगे चल के क्लासिफिकेशन किया और ट्रेडिशनल और जो अभी अभी के जो मॉडर्न कंसेप्ट है उनको अलग अलग दो भागों में बांट के हमने पढ़ा है। अब हम मुख्य रूप से बात करेंगे कि जो फार्मिंग सिस्टम है उसमें आपको क्या क्या कंपोनेंट्स देखने को मिलते हैं, यानी कि क्या क्या चीजें हैं जो एक फार्मिंग सिस्टम पे, या हम ये कह सकते हैं कि जहां पर भी हम क्रॉप उगाते हैं वहां पर क्या एसेंशियल चीजें हैं जो देखने को मिलती है, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो एक फार्मिंग सिस्टम के कंपोनेंट के रूप में कही जा सकती है। ठीक है, तो मुख्य रूप से जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है कि फार्मिंग सिस्टम के क्या क्या कंपोनेंट है या कंपोनेंट ऑफ फार्मिंग सिस्टम, चाहे वो जो अपने फार्मिंग बेस्ड लाइवलीहुड सिस्टम के कंपोनेंट्स की बात करो या सीधा हम ये कह सकते हैं कि कंपोनेंट ऑफ फार्मिंग सिस्टम, एक ही बात है, दोनों को आप एक ही नजरिए से देख सकते हो, एक ही चीजें हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि कंपोनेंट में क्या क्या आएगा आपके। ठीक है, तो फार्मिंग सिस्टम के यदि हम कंपोनेंट्स की बात करें, कंपोनेंट्स ऑफ फार्मिंग सिस्टम, या इसी चीज को आप कह सकते हो कंपोनेंट ऑफ जो अपना फार्मिंग बेस्ड लाइवलीहुड सिस्टम है उसके कंपोनेंट भी बोल सकते हो, एक ही बात है, दोनों एक ही चीज है। ठीक है, इसके कंपोनेंट को डिस्कस करें तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो क्रॉप है, क्योंकि क्रॉप प्रोडक्शन करते हैं तो एक इंपॉर्टेंट चीज तो ये हो गई कि क्रॉप होना जरूरी है। ठीक है, अब क्रॉप के रूप में चाहे आप कोई स्पाइसेज ले सकते हो, कोई खाद्यान्न ले सकते हो, किसी भी प्रकार की कोई भी क्रॉप हो सकती है, वो एक कंपोनेंट के रूप में है। ठीक है, तो क्रॉप एक कंपोनेंट हो गई। ठीक है, अलग अलग क्रॉप्स हो गई। इसके अलावा आप वहां पे रखते हो लाइव स्टॉक, तो लाइव स्टॉक एक क्या हो गया, कंपोनेंट के रूप में हो गया। इसके अलावा आपके पास होती है लैंड। ठीक है, लैंड भी एक क्या हो गया, कंपोनेंट हो गया। इसके अलावा आपके पास होता है एक वाटर रिसोर्स, भाई सिंचाई के लिए वाटर तो चाहिए, ये एक एसेंशियल कंपोनेंट हो गया। ठीक है, इसके अलावा आपके पास होती है मशीनरी। ठीक है, यानी कि अलग अलग प्रकार की मशीनें होती है, उनकी हमने बात कर ली, यानी कि इक्विपमेंट्स बोल सकते हैं हम। इक्विपमेंट्स, ठीक है। इसके बाद में हम बात करेंगे इक्विपमेंट्स के बाद में जो और एसेंशियल चीजों की यदि हम बात करें तो इसमें आपको जो इकोनॉमिक रिसोर्स की बात करें हम, कोई से भी, चाहे वो अपना सेविंग वाले जो मनी है वो हो सकती है, क्रेडिट हो सकता है, ये सब इकोनॉमिक में आ जाएगा। ठीक है, तो इकोनॉमिक रिसोर्स हो गए। ठीक है, ये क्या हो गए, ये मुख्य रूप से कंपोनेंट हो गए। इन सभी की हम चर्चा करेंगे कि फसल क्या है, इसके अलावा लाइव स्टॉक क्या है, इसके अलावा इक्विपमेंट कौन कौन से होते हैं। ठीक है, जो इकोनॉमिक रिसोर्स है उसमें क्या क्या आता है, मशीनरी है उसमें क्या क्या देखने को मिलता है, इरिगेशन का कौन सा सिस्टम है, वाटर की क्या रिसोर्स है, इन सब की हम चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो बिल्कुल इजी टॉपिक रहने वाला है। बेसिक चीजें जो हम देखते हैं, जो अपने फार्म पे हम देखते हैं, वो बेसिक चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं, ज्यादा एडवांस इनमें कुछ नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बेसिक चीजों से। पहले तो हम ये समझते हैं कि फार्मिंग सिस्टम है क्या। तो हम जानते हैं फार्मिंग सिस्टम को हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि फार्मिंग सिस्टम होता क्या है, जहां पर मुख्य रूप से जो क्रॉप प्रोडक्शन है वो होता है, लाइव स्टॉक को रखा जाता है, वहां से अर्निंग होती है। ठीक है, यानी कि एग्रीकल्चर बेस्ड जो लाइवलीहुड सिस्टम है वही एक तरह का क्या होता है, फार्मिंग सिस्टम होता है। ठीक है, ये एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है। कॉम्प्लेक्स नेटवर्क का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि सिर्फ एक चीज पे डिपेंड नहीं है किसान। किसान सभी चीजों का सम्मिलित रूप से, क्योंकि पानी के बिना खेती नहीं हो सकती, बीज के बिना खेती नहीं हो सकती, लैंड के बिना खेती नहीं हो सकती, इसका मतलब ये जितनी भी चीजें हैं इन सबको एक साथ यूज में लिया जाता है, तब जाकर हमें क्रॉप प्रोडक्शन मिलता है। तो सभी चीजों का जो इंटररिलेटेड कंपोनेंट्स है इनका क्या होता है, एक तरह का जो कॉम्प्लेक्स नेटवर्क होता है। इसी से आगे दैट वर्क टुगेदर, ये सब क्या करते हैं, एक साथ काम करते हैं और सस्टेन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, और जो प्रोडक्शन है उसको बढ़ाने का काम करते हैं, उसको मेंटेन
रखते हैं। ये जितने भी जो कंपोनेंट्स है, चाहे हमने जो बातें की है, क्रॉप्स की बातें की, लाइव स्टॉक की बातें की, इसके अलावा हमने जो वाटर रिसोर्स देखे, लैंड देखा, ये सब क्या है, ये सब जब तक मिलकर एक जगह नहीं आएंगे, सब मिलकर काम नहीं करेंगे, तब तक आप क्रॉप प्रोडक्शन नहीं ले सकते। ठीक है, तो सबसे एसेंशियल चीज तो क्या है कि इन सब का साथ मिलकर आना और काम करना जरूरी है। ठीक है, वही एक तरह का क्या है, फार्मिंग सिस्टम है। आगे हम बात करें जो इसके मेन कंपोनेंट्स है उनकी हम चर्चा करें, तो सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा क्रॉप। जितने भी क्रॉप्स है वो एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट के रूप में होती है किसी भी फार्मिंग सिस्टम में। कहीं पे भी आप किसी भी फार्म पे चले जाओ, यदि वो फार्म कहला रहा है, यदि उसको हम फार्म बोल रहे हैं, इसका मतलब उसमें एग्रीकल्चर से संबंधित कुछ ना कुछ हो रहा है। चाहे फ्रूट प्रोडक्शन ले लो, चाहे क्रॉप प्रोडक्शन ले लो, चाहे अदर कोई से भी मेडिसिनल प्लांट उगा रखे हो, या फ्लावर प्लांट उगा रखे हो, वेजिटेबल्स उगा रखी हो, कुछ भी चीज उगा रखी हो, लेकिन वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है और वहां पर उसका प्रोडक्शन हो रहा है। ठीक है, तो क्रॉप फॉर्म द बैकबोन ऑफ एनी फार्मिंग सिस्टम। कोई भी फार्मिंग सिस्टम होता है उसकी एक बैकबोन, एक रीढ़ की हड्डी की तरह काम करती है। ठीक है, जिस प्रकार हमारे शरीर को जो है खड़ा रखने के लिए, हमारे शरीर को मजबूती प्रदान करने के लिए, एक स्ट्रक्चर बनाने के लिए बोन, जो हमारी बैकबोन, जो रीढ़ की हड्डी होती है, वो मुख्य हड्डी के रूप में होती है, उसी प्रकार यहाँ पर भी इन सभी कंपोनेंट्स में से क्रॉप क्या है, एक बैकबोन की तरह काम करती है, यानी कि इंपॉर्टेंट जो कंपोनेंट है वो कहलाती है। ठीक है, आगे बात करें, दे इंक्लूड सीरियल्स। इनमें आपको मुख्य रूप से सीरियल्स देखने को मिल सकती है, पल्सेस देखने को मिल सकती है, ऑयल सीड देखने को मिल सकते हैं, फ्रूट देखने को मिल सकती है, और वेजिटेबल्स भी देखने को मिल सकती है। ये तो इंपॉर्टेंट हो गई। इसके अलावा आपको मेडिसिनल प्लांट, फ्लावर प्लांट, ये भी देखने को मिल सकते हैं, इनसे भी प्रोडक्शन मिलता है। ठीक है, द सिलेक्शन ऑफ क्रॉप डिपेंड ऑन फैक्टर सच एज द सोइल टाइप। ठीक है, मिट्टी का जो टाइप है उसके आधार पर वहां का जो क्रॉप है वो हम डिफाइन करते हैं। क्लाइमेट के आधार पर, वाटर अवेलेबिलिटी के आधार पर, हम कोई से भी इनमें से जो भी फसल लेते हैं हम, वो मुख्य रूप से हम वहाँ की क्लाइमेट, वहाँ की मिट्टी, वहाँ की जो वाटर अवेलेबिलिटी है उसके आधार पर लेते हैं। जैसे कि हम बात करें सीरियल्स में, कुछ ऐसी सीरियल्स है जिनको अधिक पानी चाहिए, जैसे राइस हो गया, गेहूं हो गया, इनको ज्यादा पानी चाहिए। ठीक है, तो इनको ऐसे इलाके में उगाएंगे जहां पर पानी की अवेलेबिलिटी ज्यादा हो। इसी की दूसरी तर्ज पे देखें, हम दूसरा एग्जांपल लेना चाहे सीरियल्स में, तो जो बाजरा है, जो ज्वार है, वो कम पानी वाले इलाकों में भी हो जाते हैं। ठीक है, तो जहां पर जिस जैसी स्थिति है उस हिसाब से वैसी फसल वहां पर उगाई जाती है। ठीक है, प्रॉपर क्रॉप मैनेजमेंट एंड प्रैक्टिसेस लाइक क्रॉप रोटेशन हेल्प इन इंक्रीज यील्ड एंड मेंटेन सॉइल फर्टिलिटी। हम जब कई प्रकार की जो प्रॉपर जो क्रॉप की जो है मैनेजमेंट करते हैं, तो उससे हमें क्या होता है, जो यील्ड है वो भी बढ़ती है, और दूसरी बात ये होता है कि वहां की फर्टिलिटी भी मेंटेन रहती है। ठीक है, तो पहला इंपॉर्टेंट जो हमारा कंपोनेंट था वो क्रॉप था, और क्रॉप को हमने अच्छे से डिस्कस किया है कि क्रॉप क्या है, एक बैकबोन की तरह काम करती है, और ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है किसी भी फार्मिंग सिस्टम का। ठीक है, आगे चलते हैं। लाइव स्टॉक एज ए क्रूशियल पार्ट ऑफ फार्मिंग। ये एक क्या है, क्रूशियल पार्ट है। ठीक है, द इनकम्पासेस कैटल, गॉट, इसमें क्या क्या आती है, कोई कैटल्स होती है, गोट होती है, पोल्ट्री आती है, शिप आती है, एंड इसके अलावा और भी इसमें बहुत सारे जानवर हैं जो पाले जाते हैं। मुख्य रूप से जो दूध देने वाले या जिनसे मीट प्राप्त करते हैं, या जिनसे हम जो है मुख्य प्रोडक्ट के रूप में ऊन प्राप्त करते हैं, वो पशु यहाँ पर ज्यादा पाले जाते हैं, वो मुख्य पशु होते हैं। ठीक है, ये क्या क्या करवाते हैं, मीट देते हैं, यानी कि मिल्क, मीट, एग, मेन्योर, इनसे खाद भी प्राप्त होती है, विच कैन बी यूज ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, जो कि एक ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर के रूप में जो है खेतों में उपयोग की जाती है। इसका मतलब दोनों इंटर रिलेटेड हो गए। क्रॉप प्रोडक्शन के लिए जरूरी है मेन्योर, और मेन्योर कहाँ से आएगी, मेन्योर आपके लाइव स्टॉक से आएगी, और लाइव स्टॉक को चाहिए खाना, खाने के रूप में फोडर, और फोडर कहाँ से आएगी, फोडर आपके जो सीरियल्स है उनके जो चारा है उससे इनको फोडर मिलेगा। इसका मतलब दोनों क्या हो गए, इंटर रिलेटेड हो गए। आगे बात समझ में, अब आगे चलते हैं। लाइव स्टॉक आल्सो सर्व एज ए एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम फॉर फार्मर, इम्प्रूविंग देयर, जो उनका लाइवलीहुड है उसको इम्प्रूव करने के लिए एक एडिशनल इनकम सोर्स का काम करता है। इस बात को हमने पहले भी डिस्कस किया है कि जो मिक्स्ड फार्मिंग होती है उसमें हम क्रॉप प्रोडक्शन के साथ साथ लाइव स्टॉक भी करते हैं, और ऐसा इसलिए करते हैं ताकि एक अतिरिक्त हमें जो है पैसों का सोर्स मिल सके, जो हम इनकम का सोर्स कहते हैं, वो
एक्स्ट्रा इनकम का सोर्स हमें मिल सके। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तीसरा जो इंपॉर्टेंट जो कंपोनेंट है वो रहता है हमारा सोइल। किसी भी सोइल, या हम इसी को कह सकते हैं लैंड, ठीक है, लैंड भी इसी को कहेंगे। तो वही जो एरिया है उसको हम, सोइल है उसको हम 3D बोलते हैं मुख्य रूप से, ये 3D में होती है, यानी कि जो 3 डायमेंशनल बॉडी होती है उसको सोइल कहते हैं, और जो लैंड होती है वो 2D में होती है, बाकी ज्यादा फर्क नहीं होता है। जो लैंड होती है उसको हम मुख्य रूप से ऐसे ही तो मापते हैं, भाई इतने बीघा का खेत है तो इसकी इतनी चौड़ाई, इसकी इतनी लंबाई है, ऐसे मापते हैं। लेकिन जो सोइल होती है उसमें हम चौड़ाई और लंबाई तो मापते ही है, साथ में गहराई भी मापते हैं। हम कहते हैं ना डीप सोइल, जो है सेलो सोइल, यानी कि ऊपर वाली सोइल। तो ये हम जो तीसरा डायमेंशन है उसकी भी बात हम करते हैं सोइल में। ठीक है, तो सोइल और लैंड में ज्यादा फर्क नहीं है। सोइल इज द फाउंडेशन ऑफ एग्रीकल्चर, प्रोवाइड एसेंशियल न्यूट्रिएंट एंड वाटर फॉर ए प्लांट ग्रोथ। ठीक है, सोइल क्या कर रही है, किसी भी क्रॉप को या कोई भी जो हम उगा रखे हैं उन चीजों को न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करवाने का काम सोइल करती है, वाटर प्रोवाइड करवाने का काम सोइल करती है। ठीक है, तो ये सारी चीजें कौन प्रोवाइड करवा रहा है, ये सारी चीजें जो अपनी मिट्टी है वो प्रोवाइड करवा रही है। ठीक है, हेल्दी सोइल डायरेक्टली इन्फ्लुएंस क्रॉप प्रोडक्टिविटी, जो क्रॉप प्रोडक्टिविटी होती है उसको प्रभावित करती है हेल्दी सोइल। जितनी अच्छी आपकी सोइल होगी, अब देखो हेल्दी सोइल बनाने के लिए क्या जरूरी है, हेल्दी सोइल बनाने के लिए जरूरी है कि हम इसमें क्या डालें, न्यूट्रिएंट डालें। और न्यूट्रिएंट कहाँ से मिलेंगे, जो खाद है उससे मिलेंगे। इसका मतलब इसका भी संबंध किससे है, लाइव स्टॉक से संबंध है। ठीक है, और लाइव स्टॉक का संबंध किससे है, सोइल से है। तो तीनों चीजें, क्रॉप, लाइव स्टॉक और जो अपनी सोइल है, ये तीनों इंटर रिलेटेड है, एक दूसरे से जो है संबंध रखती है। यदि मिट्टी को अपनी फर्टिलिटी बनानी है तो हम इसमें क्या डालेंगे, खाद डालेंगे। ठीक है, और यदि पशु को क्या चाहिए, जो फोडर है वो चाहिए, तो वो कहाँ पर उगाएंगे, वो मिट्टी में उगाएंगे। तो ये सारी चीजें एक दूसरे से रिलेटेड है। प्रैक्टिस लाइक बैलेंस फर्टिलाइजेशन, ठीक है, फर्टिलाइजेशन, प्रॉपर टिलेज एंड एडिंग ऑर्गेनिक मैटर कैन सस्टेन एंड इनहांस सॉइल फर्टिलिटी। ये सॉइल फर्टिलिटी को बढ़ाने का काम है। क्या क्या करेंगे, यदि हम फर्टिलाइजर जो देंगे वो बैलेंस वे में देंगे, ज्यादा या कम नहीं डालेंगे। इसके अलावा प्रॉपर टिलेज करेंगे। ठीक है, वो जो हम खेत की तैयारी करते हैं वो एक अच्छी प्रॉपर वे में होनी चाहिए। और ऑर्गेनिक मैटर को हम क्या करेंगे, मुख्य रूप से डालेंगे, ताकि लंबे समय तक जो फर्टिलिटी है वो मेंटेन रह सके लंबे समय तक। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है किसमें, सोइल में। बाकी आप एडिशनल चीजें और सोइल में लिख सकते हो, जैसे भी सोइल जो है सभी प्रकार के न्यूट्रिएंट अवेलेबल करवाती है। मुख्य रूप से सोइल में जो वाटर है वो होल्डिंग कैपेसिटी पाई जाती है, वाटर को होल्ड करती है, जिसकी वजह से ये प्लांट्स को अवेलेबल होता है। इसके अलावा जो सोइल होती है उसी से एयर अवेलेबल होती है, जिससे ऑक्सीजन ये जड़ों को मिलती है और पौधे को भी सप्लाई होती है। ठीक है, तो इस प्रकार की चीजें आप एडिशनल तौर पे लिख सकते हो, बहुत सारी चीजें हैं लिखने को इसमें। आगे बात करते हैं वाटर के कंपोनेंट, अगला है वाटर। ठीक है, वाटर इज ए इनडिस्पेंडेबल फॉर बोथ इरिगेशन एंड लाइव स्टॉक, दोनों के लिए जरूरी है। एक तो इरिगेशन के लिए भी जरूरी है, दूसरा लाइव स्टॉक के लिए भी जरूरी है। इरिगेशन करके हम क्रॉप प्रोडक्शन करेंगे और लाइव स्टॉक को पिलाकर हम दूध या मिल्क जो एग है वो हम लेंगे। ठीक है, तो दोनों के लिए ही जरूरी क्या है, दोनों के लिए ही वाटर जरूरी है। इफिशियंट वाटर मैनेजमेंट टेक्निक लाइक रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ड्रिप इरिगेशन, प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम इंश्योर द ऑप्टिमल यूज ऑफ दिस वाइटल रिसोर्स। इस रिसोर्स का अच्छे से यूज करने के लिए हमें कुछ चीजें अपनानी पड़ेगी। जैसे यदि पानी की कमी है तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग उपयोग में करो। यदि आपके एरिया में पानी कम है तो आप क्या यूज में करो, रेन वाटर हार्वेस्टिंग। इसका मतलब पानी को इकट्ठा रखो, ठीक है, और इकट्ठा करके उसको बाद में काम में लो, बारिश के बाद में। यदि ड्रिप इरिगेशन आपके पास है तो आप पानी को सही ढंग से काम में ले सकते हो, बूंद बूंद करके पौधों को उपलब्ध करवा सकते हो। प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम, यदि आपके खेत में पानी इकट्ठा हो रहा है तो उसको बाहर निकालने के लिए आप एक ड्रेनेज सिस्टम रखो बाहर निकालने के लिए। ठीक है, ये सारी चीजें करना जरूरी हो जाता है। ठीक है, सस्टेनेबल वाटर यूज इज क्रिटिकल फॉर द लॉन्ग टर्म फार्मिंग सक्सेस। यदि हम अच्छे ढंग से क्या करते हैं, वाटर का यूज करते हैं, तो हम लंबे समय तक फार्मिंग कर पाते हैं। ठीक है, यदि हम अंधाधुंध तरीके से पानी का इस्तेमाल करेंगे, बिना सोचे समझे पानी को कहीं पे भी गिराएंगे, कहीं पे भी उसको बहाएंगे, तो फिर एक टाइम ऐसा आएगा जब पानी की कमी हो जाएगी, फिर हम खेती नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब अच्छे से लंबे समय तक खेती करने के लिए हमें पानी को सही ढंग से जो है उपयोग में लेना जरूरी हो जाता
है। ये बेसिक चीज है जो आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं लेबर की। अब देखो, किसी भी फार्मिंग सिस्टम को चलाने के लिए आपको ये जरूरी नहीं है कि जो आपका परिवार है वो ही सारा काम कर लेगा। आपको जो है क्रिटिकल टाइम पे, जहां पर हम फसल को लगाने की बात करते हैं, हार्वेस्टिंग की बात करते हैं, उस टाइम पे आपको कहीं ना कहीं जो लेबर है उसकी आवश्यकता पड़ेगी। और यदि आप अकेले हो या दो ही हो परिवार में या तीन चार ही हो, तो फिर आपको जरूर लेबर की सहायता लेनी ही पड़ेगी। ठीक है, तो लेबर क्या हो गया, पांचवा एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हो गया। ठीक है, लेबर इज ए बैकबोन फॉर फार्मिंग ऑपरेशन। जितने भी फार्मिंग ऑपरेशंस है उनकी बैकबोन के की तरह काम कौन करता है, लेबर काम करता है। फ्रॉम द सोविंग टू हार्वेस्टिंग, सोविंग से लेकर हार्वेस्टिंग तक ह्यूमन लेबर इज ए रिक्वायर फॉर वेरियस एक्टिविटी। अलग अलग प्रकार की एक्टिविटी की जाती है जिनमें जो लेबर है उसकी आवश्यकता पड़ती है। चाहे आप होइंग करो, चाहे आप हार्वेस्टिंग करो, चाहे आप सोविंग करो, ठीक है, चाहे आप वीड मैनेजमेंट करो, इन सब में, चाहे आप फर्टिलाइजर दो, इन सब में क्या किसकी जरूरत पड़ेगी, आपको लेबर की आवश्यकता पड़ने वाली है। और वो लेबर आपको क्या होगा, एक पांचवें कंपोनेंट के रूप में इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगा। यदि आप टाइम पे वो काम नहीं कर पाते हो तो फिर आपको जो क्रॉप प्रोडक्शन है उसमें लॉस हो सकता है। ठीक है, तो ये चीजें देखने को मिलती है। और यदि आप इस प्रकार की खेती करते हो जिसमें सब्जियां ज्यादा पैदा करते हो, तो सब्जियों में तो क्या होता है, उनकी हार्वेस्टिंग में बहुत ज्यादा लेबर की आवश्यकता होती है, फ्रूट्स में लेबर की आवश्यकता ज्यादा होती है। ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। स्किल्ड लेबर इंश्योर टास्क टैक्स आर कंप्लीटेड इफिशियंटली। यदि आप एक अच्छे स्किल लेबर को रखते हो तो वो जो है आपका जो आपने जो टास्क दिया है, आपने जो काम दिया है उसको अच्छे ढंग से करता है और इफिशियंटली अच्छे वे में करता है। रिड्यूसिंग प्रोडक्शन कॉस्ट, कॉस्ट को कम करता है और इंक्रीज ओवरऑल प्रोडक्टिविटी, जो ओवरऑल प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ाता है। ठीक है, एक अच्छा लेबर क्या करेगा, आपका जो काम है उसमें भी अच्छा काम करेगा। ठीक है, अच्छा सुधार करेगा और साथ में काम जल्दी करेगा तो कॉस्ट भी कम आएगी, आपको कम आदमी लगाने पड़ेंगे, जो लेबर है उनकी संख्या कम रखनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये स्किल लेबर होना भी आपके पास जरूरी है। इसके बाद में और इंपॉर्टेंट कंपोनेंट की बात करें तो मशीनरी एंड टूल। अब पहले के जो, यदि हम पहले वाली क्लास की बात करें तो वहां पर हमने डिस्कस किया था कि जो पिछले वाले ट्रेडिशनल मेथड है उनमें मशीनरी का ज्यादा यूज नहीं होता था। जो परिवार था वो अपने लिए क्या करता था, मुख्य रूप से फूड सप्लाई के लिए या फूड की रिक्वायरमेंट के लिए खेती किया करते थे। और यदि वो खेती जो है वो मुख्य रूप से, क्योंकि वहां पर मशीनों का इनका इस्तेमाल होता नहीं था, तो बैल से या जो परिवार के लोग हैं उन्हीं की सहायता से क्या किया जाता था, हार्वेस्टिंग करना, सोविंग करना, ये सारे काम उन्हीं से होते थे। ठीक है, इसका मतलब पहले मशीनरी की इतनी आवश्यकता नहीं थी। लेकिन लेकिन आजकल क्या हो गया है, आजकल आपको देखने को मिलेगा कि ज्यादा मशीनरी की आवश्यकता है, फार्मों की साइज जो है वो बढ़ गई है और इंटेंसिव फार्मिंग होना स्टार्ट हो गई है। इंटेंसिव का मतलब जो कम एरिया है उसमें ज्यादा प्रोडक्शन लिया जाता है, उसमें आप जो है ज्यादा से ज्यादा क्या यूज में लेते हो, जो पेस्टिसाइड है, फर्टिलाइजर्स है, वो टेक्निक्स है वो यूज में लेते हो, उसकी वजह से ज्यादा प्रोडक्शन होता है। तो ऐसे में आपको जो मशीनरी है वो भी डेवलप लेनी पड़ेगी, अच्छी प्रकार की मशीनरी, अभी के टाइम वाली जो मशीनरी है वो इस्तेमाल करनी पड़ेगी। ठीक है, तो जो मॉडर्न फार्मिंग है रिलाई हैवीली ऑन द मशीनरी एंड टूल टू इंक्रीज इफिशियंसी। यदि आपको जो फार्मिंग की इफिशियंसी है, जो प्रोडक्शन है उसको बढ़ाना है, कॉस्ट को कम करना है, तो फिर आपको जो मशीनरी है उस पर रिलाई करना ही पड़ेगा, आपको उस पर डिपेंड होना ही पड़ेगा। ठीक है, उसके बिना यदि आप लेबर की सहायता से काम करवाते हो तो फिर आपकी कॉस्ट ज्यादा पड़ती है। ठीक है, और यदि आप लेबर से काम नहीं करवाते हो, मशीन से भी नहीं करवाते हो, तो फिर वो पूरा काम टाइम पे नहीं हो पाता है। ठीक है, अगली फसल में आप पीछे रह जाते हो, या मान लो जिस टाइम पे हार्वेस्टिंग होनी चाहिए थी उस टाइम पे हार्वेस्टिंग नहीं हो पाती है तो क्वालिटी खराब हो जाती है। इस प्रकार के जो इश्यू है वो देखने को मिलते हैं। इन सब चीजों से बचने का एक ही उपाय है कि मशीनरी को अडॉप्ट कर लिया जाए, और अभी के टाइम पे तो ये बहुत जरूरी हो गई है। ठीक है, आगे बात करते हैं। इक्विपमेंट्स लाइक ट्रैक्टर का इस्तेमाल करना, प्लाऊ का इस्तेमाल करना, हार्वेस्टर का इस्तेमाल करना फैसिलिटेट लार्ज स्केल ऑपरेशंस, व्हाइल द स्मॉलर टूक लाइक सिकल एंड स्पेड आर इंडिस्पेंडेबल
फॉर स्मॉल स्केल फार्मिंग, जो बड़ी स्केल के ऑपरेशंस है उनके लिए तो मुख्य रूप से हम क्या इस्तेमाल करते हैं, ट्रैक्टर का इस्तेमाल करते हैं, प्लाऊ का इस्तेमाल करते हैं, जो हार्वेस्टर है उसका इस्तेमाल करते हैं हार्वेस्टिंग के लिए। ठीक है, तो ये एक बड़े क्षेत्र का जहां पर हम बात करते हैं बड़े स्केल पे, जब हम कोई खेती करते हैं, क्रॉपिंग करते हैं, उस टाइम पे इनको काम में लेते हैं। और जो छोटे स्केल पे यदि हम करना चाहे तो वहां पर हम मुख्य रूप से जो हसिया होती है जिसको हम दांतली बोलते हैं, ठीक है, उसका या स्पेड जो पावड़ा होता है उसका इस्तेमाल करके भी हम हार्वेस्टिंग, टिलेज इनसे संबंधित काम करते हैं। लेकिन यहाँ पर भी यदि हम किराए पर लेकर काम करें, खरीदने के बजाय यदि हम छोटे स्केल पर भी किराए पर लेकर काम करें तो हमें लाभ हो सकता है बजाय हम इसके। ठीक है, तो यहाँ पर आपको इस प्रकार की चीजें विशेष रूप से ध्यान रखनी है। तो ये हमारा जो मशीनरी और टूल्स है ये एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हो जाता है। ठीक है, इसको भी आप ध्यान रखोगे। आगे बात करते हैं इनपुट्स की। अब देखो इनपुट क्या है, इनपुट का मतलब है जो भी हम एग्रीकल्चर में पैसे खर्च करके इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो सीड हो, चाहे वो फर्टिलाइजर हो, चाहे वो कोई इक्विपमेंट हो। ठीक है, इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें हैं, चाहे वो पेस्टिसाइड्स हैं, चाहे इसके अतिरिक्त तो और बहुत सारे जो खर्चे हैं, हम किसी भी प्रकार का खर्चा करते हैं तो वो इनपुट कहलाता है। ठीक है, तो आजकल क्या हो गया है, पहले तो ये था कि बिना किसी खाद बीज के या किसी भी प्रकार के कीटनाशक का इस्तेमाल किए बिना ही खेती होती थी, और जितनी होती थी उसको घर पे रख लिया जाता था और साल भर उसको ही खाया जाता था। आजकल क्या हो गया है कि कम एरिया में ज्यादा प्रोडक्शन की होड़ लगी है लोगों के, कि मान लो 1 हेक्टेयर का एरिया है तो मैं ज्यादा प्रोड्यूस करूं, ये जो है लोगों में आजकल जो है मानसिकता हो गई है। तो इसकी वजह से क्या है, जब ज्यादा प्रोडक्शन करना है तो फिर ज्यादा ही इन्वेस्ट करना पड़ेगा, और इन्वेस्ट के रूप में जो इनपुट्स है इनका इस्तेमाल ज्यादा किया जाता है। जैसे कि हम बात करें सीड का, सीड अच्छी क्वालिटी का इस्तेमाल करेंगे तो अच्छा प्रोडक्शन मिलेगा। जैसे कि हाइब्रिड्स की इनकी हम बात करते हैं तो हाइब्रिड क्या होते हैं, अच्छे प्रोडक्शन देने वाले बीज होते हैं। ठीक है, इसके बाद में आ जाता है फर्टिलाइजर्स, सभी प्रकार के फर्टिलाइजर्स, चाहे वो एनपीके हो, मुख्य रूप से हम एनपीके को इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा माइक्रोन्यूट्रेंट के रूप में आयरन का, जिंक का, इनका भी हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो वो इस्तेमाल करना। पेस्टिसाइड्स के रूप में हम दो चीजें काम में लेते हैं, एक हम काम में लेते हैं कि रोगों को रोकने के लिए, रोगों को रोकने के लिए हम मुख्य रूप से फंजीसाइड काम में लेते हैं, और कीटों के कंट्रोल के लिए, कीटों के कंट्रोल के लिए मुख्य रूप से हम इंसेक्टिसाइड्स काम में लेते हैं। ठीक है, तो इंसेक्टिसाइड और फंजीसाइड्स मुख्य रूप से क्या हो गए, पेस्टिसाइड हो गए। इसके अलावा हम ऑर्गेनिक मेन्योर काम में लेते हैं। हम चाहते हैं कि जो हमारी मिट्टी है उसकी हेल्थ बनी रहे, लंबे समय तक एक जैसी हेल्थ रहे, इसके लिए हम क्या करते हैं, जो अपना मिट्टी है उसमें ऑर्गेनिक मेन्योर डालते हैं, जैसे FIM डाल दिया, कंपोस्ट डाल दिया, वर्मी कंपोस्ट डाल दिया, ग्रीन मेन्योरिंग कर ली। ये सब क्या होते हैं, ये फर्टिलिटी को बढ़ाने के काम में आते हैं। ये तो आपको तुरंत प्रोडक्शन देंगे, ये तो आपको प्रोडक्शन में मदद करेंगे ही, लेकिन लगातार इनके इस्तेमाल से क्या होता है, फर्टिलिटी कम हो जाती है। तो फर्टिलिटी को मेंटेन रखने के लिए फिर दूसरी चीज हमें ऑर्गेनिक मेन्योर डालने होते हैं। आर एसेंशियल फॉर द इनहांसिंग क्रॉप प्रोडक्शन, ये सारी चीजें क्या है, किसी भी क्रॉप प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए जरूरी होती है। इन पे आपको इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा, और इन पे आप इन्वेस्ट करते हो तो फिर वो इनपुट कहलाता है। ठीक है, ये क्या है, एक तरह के इनपुट है। हाई क्वालिटी सीड, बैलेंस यूज ऑफ फर्टिलाइजर लीड टू बेटर यील्ड। ठीक है, आपके क्या देखने को मिलता है, जो यदि आप अच्छी क्वालिटी का सीड काम में लेते हो या बैलेंस वे में आप फर्टिलाइजर यूज में लेते हो तो फिर आपको यील्ड ज्यादा देखने को मिलती है, जो प्रोडक्शन होता है वो ज्यादा होता है। इसके अलावा आपको क्या देखने को मिलेगा, सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस इंक्लूडिंग ऑर्गेनिक इनपुट। ऑर्गेनिक इनपुट में वो सभी आ जाएंगे, ऑर्गेनिक मेन्योर आ जाएगी, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर आ जाएंगे, ये सारे क्या है, मुख्य रूप से ऑर्गेनिक इनपुट है। प्रमोट लॉन्ग टर्म प्रोडक्टिविटी, और लंबे समय तक जब हम प्रोडक्टिविटी लेना चाहते हैं, लंबे समय तक हम प्रोडक्शन लेना चाहते हैं तो फिर हमें ऑर्गेनिक इनपुट से ज्यादा डालने पड़ेंगे, क्योंकि वो सोइल की फर्टिलिटी को क्या रखते हैं, मेंटेन रखते हैं। ये चीज आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी है। आगे बात समझ में, तो ये अपना जो अगला कंपोनेंट था उसकी हमने बात की, जिसमें मुख्य रूप से इनपुट्स है, और इनपुट्स में आपके सीड, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, ऑर्गेनिक मैन्योर, इसके अलावा अतिरिक्त जो भी चीजें हम देते हैं वो सभी इसमें आ जाएगी। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे कंपोनेंट के रूप में है एग्रोफोरेस्ट्री।
ठीक है। जहां पर हम क्रॉप प्रोडक्शन करते हैं तो वो एक अलग चीज हो जाती है। उसके बाद में दूसरी चीज हम लाइव स्टॉक करते हैं तो वो एक अलग कंपोनेंट हो जाता है। उसी प्रकार यदि हम खेती के साथ साथ फॉरेस्ट्री भी कर रहे हैं तो उसको हम एग्रो फॉरेस्ट्री कहते हैं। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट जो है कंपोनेंट हो जाता है। क्या होता है कि कुछ ऐसी जगह होती है जहां पर हम बार बार एक ही क्रॉप उगाते हैं खेत में, तो इरोजन स्टार्ट हो जाता है, मिट्टी की फर्टिलिटी कम होना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है। और मिट्टी जो है उसमें उपजाऊता कम होने के कारण आपका प्रोडक्शन भी धीरे धीरे कम होता जाता है। तो उसको वापस से मेंटेन करने के लिए, इरोजन को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, बीच में जो रो होती है उनमें प्लांट है वो लगाना स्टार्ट कर देते हैं और प्लांट के रूप में बड़े बड़े ट्री लगाते हैं। ठीक है। जिसको हम एग्रो फॉरेस्ट्री बोलते हैं। एग्रीकल्चर साथ में फॉरेस्ट्री दोनों काम एक साथ हो रहे हैं। ठीक है। तो इस प्रकार की चीजों को हम एग्रो फॉरेस्ट्री बोलते हैं। इंटीग्रेटेड ट्री भी लगाते हैं, श्रब्स भी लगाते हैं विथ क्रॉप एंड लाइव स्टॉक। इसी में हम लाइव स्टॉक रखेंगे, इसी में हम क्रॉप उगाएंगे और इसी में हम ट्री और श्रब्स भी उगाएंगे। ठीक है। इनसे प्राप्त होने वाले जो पत्ते हैं या एक्स्ट्रा जो भी जो है खाने का फोडर है कुछ भी, इनको हम लाइव स्टॉक को खिला देते हैं। ठीक है। और इनकी जड़ों के द्वारा जो मिट्टी में सुधार होता है, मिट्टी को होल्ड रखा जाता है, उसकी वजह से हमारी फर्टिलिटी और जो इरोजन है वो भी कम हो जाता है। फर्टिलिटी बढ़ती है और इरोजन कम हो जाता है। It not only the conserve the environment but also the provide additional income of source। ये सिर्फ एनवायरमेंट के लिए ही काम नहीं करते हैं, ये आपको एक एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम भी देते हैं। मान लो कुछ आपने प्लांट ऐसे लगाए हैं जिनके फ्रूट लगते हो या जिनके फ्लावर लगते हो या जिनकी टिम्बर जो लकड़ी होती है वो महंगी बिकती हो, तो उनका उपयोग हम क्या कर सकते हैं, एक एक्स्ट्रा इनकम के रूप में उनका यूज करते हैं। ट्री हेल्प प्रिवेंट सोइल इरोजन, ये सोइल इरोजन को रोकते हैं। इंप्रूव बायोडाइवर्सिटी को बढ़ाएंगे और सपोर्ट सस्टेनेबल फार्मिंग प्रैक्टिसेज। एक लंबे समय तक फार्मिंग करने के लिए क्या करेंगे, सपोर्ट करेंगे मिट्टी को, वहां के एनवायरमेंट को, मिट्टी के इरोजन को कम करेंगे। ये सारी चीजें कब होगी, जब हम एग्रो फॉरेस्ट्री उगाएंगे। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट जो है कंपोनेंट देखने को मिलता है कई कई एरिया में आपको। ठीक है। अब बात करते हैं टेक्नोलॉजी की। ठीक है। पहले क्या होता था, पहले मुख्य रूप से हम देखते थे कि टेक्नोलॉजी के नाम पे कुछ नहीं था। यानी कि जो नॉर्मल बीज होते थे, घर के आसपास के जो बीज थे, पिछले साल का जो बीज था वो ही हम बीज उगाते थे। इसके अलावा मशीनरी के रूप में कुछ खास इस्तेमाल नहीं करते थे। ठीक है। इसके अलावा हम जो डाटा था उसका भी इस्तेमाल नहीं करते थे कि पिछले साल क्या हुआ था तो अगली साल क्या हो सकता है, पिछली 10 साल में क्या हुआ था तो इस बार क्या होना चाहिए। ठीक है। इस प्रकार का कोई भी कैलकुलेशन हम नहीं किया करते थे। लेकिन आजकल क्या हो गया है, कंप्यूटर आ गए हैं और कंप्यूटर में जो 50 साल का 100 साल तक का पीछे का डाटा फीड रहता है। ठीक है। अब डाटा होने के कारण हम ये अनुमान लगा पाते हैं कि अब कौन सी महामारी आ सकती है, इस टाइम पे कौन सा जो है इंसेक्ट का ज्यादा प्रकोप देखने को मिल सकता है। इस प्रकार की चीजें हम पहले ही जो है अनुमान लगा लेते हैं, क्योंकि जो क्लाइमेटिक कंडीशन होती है उनको देखकर हम ये अनुमान लगाते हैं कि कौन सी डिजीज या कौन से इंसेक्ट का जो अटैक है वो हो सकता है फसल में। ठीक है। तो उससे हम पहले ही क्या हो जाते हैं, एडवांस हो जाते हैं। इस प्रकार की चीजों को हम टेक्नोलॉजी में रखते हैं। ठीक है। यानी कि कंप्यूटर का इस्तेमाल करना, वो भी एग्रीकल्चर में, चाहे ड्रोन्स का इस्तेमाल करना, चाहे और डाटा है उसका इस्तेमाल करना, सेंसर का इस्तेमाल करना, इन सब का इस्तेमाल करते हैं तो फिर वो टेक्नोलॉजी में आ जाते हैं। तो टेक्नोलॉजी भी एक इंपॉर्टेंट क्या हो गए हैं, कंपोनेंट हो गए हैं आजकल एग्रीकल्चर में। ठीक है। तब मॉडर्न टेक्नोलॉजी लाइक ड्रोन हो गया, सेंसर हो गए, प्रीसियस फार्मिंग हो गई। प्रीसियस फार्मिंग का मतलब है मुख्य रूप से हम ये कहते हैं कि कंप्यूटर पर बेस्ड जो फार्मिंग है वो। ठीक है। टूल हो गए, इनेबल फार्मर टू द मॉनिटर क्रॉप एंड मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजन। एक अच्छा डिसीजन लेने के लिए हम इन सब का इस्तेमाल करते हैं। वो किसान को जो है इन्फॉर्म करते हैं कि इस टाइम पे कौन सी जो है इरिगेशन देनी है, इस टाइम पे कौन सा न्यूट्रेंट देना है। ये सारी बातें कौन बताता है, जो टेक्नोलॉजी है वो बताती है, ये सेंसर्स ये सब बताते हैं। दीज एडवांसमेंट्स इंक्रीज प्रोडक्टिविटी while the ensuring efficient resource use and reduce waste। जो वेस्ट होता है उसको कम करते हैं, जो यूज है उसको बढ़ाते हैं। जैसे कि जो नॉर्मली हम देखते हैं कि किसान क्या करते हैं कि यूरिया का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। फसल को जितनी आवश्यकता नहीं है उससे भी अधिक यूरिया का इस्तेमाल किया जाता है। अब ऐसा इसलिए किया जाता है कि मान लो कोई और रीजन हो जिसकी वजह से फसल बढ़ नहीं रही हो या कुछ भी कारण हो, तो किसान समझता है कि इसमें कुछ ना कुछ कमी है तो यूरिया डाल दो।
कहीं भी किसी भी चीज की कमी हो यूरिया डाल दो। इस प्रकार की चीजें देखने को मिलती है जिसकी वजह से यूरिया का वेस्ट बढ़ता है और इसकी यूज इफिशियंसी कम हो जाती है, ठीक है, और क्रॉप प्रोडक्शन में भी कुछ खास फायदा नहीं होता है। इसका मतलब यदि हम टेक्नोलॉजी का यूज करें और जो सेंसर्स है उनका इस्तेमाल करके हम फर्टिलाइजर यूज करें तो वो एकदम इफिशियंट वे में यूज होते हैं और अच्छे मात्रा में, यानी कि उनको ज्यादा नहीं देना पड़ता है तो वेस्ट भी नहीं होता है। इस प्रकार की चीजें कब पॉसिबल हो पाती है, जब हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। तो टेक्नोलॉजी भी एक इम्पोर्टेंट जो है रोल अदा करती है किसमें, आपकी जो ये चीजें हैं जो आपके कंपोनेंट्स है फार्मिंग सिस्टम के उसमें, ठीक है। आगे बात करते हैं इकोनॉमिक रिसोर्स की। बात करें इकोनॉमिक रिसोर्स के रूप में हम मुख्य रूप से पैसों की बात करते हैं, ठीक है। इकोनॉमी यानी कि आर्थिक स्थिति की बात करें, इकोनॉमिक जो रिसोर्स है उनकी बात करें तो उनमें मुख्य रूप से आपको पैसों से संबंधित, भाई आपके पास कितना इन्वेस्टमेंट है, सब्सिडी क्या है, क्रेडिट क्या है, आपने कितना लोन ले रखा है, ऋण कितना ले रखा है, ये सारी चीजें हम डिपेंड, ये भी एक तरह से क्या होते हैं कंपोनेंट के रूप में काम करते हैं। जब हम बीज खरीद के लाते हैं, मशीनरी खरीद के लाते हैं, तो इसका मतलब वो खरीद के कब ला रहे हैं, जब हमारे पास पैसे हैं। तो पैसा भी एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट के रूप में काम करता है, ठीक है। तो फाइनेंशियल रिसोर्स सच एज कैपिटल, कैपिटल के रूप में हमारे पास कितना धन है, पैसा कितना है, क्रेडिट हमने कितना ऋण लिया है, और सब्सिडीज डाइज क्रिटिकल फॉर फार्मिंग, जो सब्सिडीज होती है वो कितनी है, आर क्रिटिकल फॉर फार्मिंग, ये जरूरी है किसके लिए, फार्मिंग के लिए, ठीक है। इनके बिना हम कोई भी चीज खरीद नहीं पाते हैं, ठीक है। एसेस टू मार्केट गवर्नमेंट सपोर्ट एंड प्रॉपर फाइनेंस प्लानिंग कैन हेल्प टू फार्मर रिड्यूस प्रोडक्शन कॉस्ट एंड मैक्सिमम प्रॉफिट। जब हम एक सही ढंग से किसी चीजों का इस्तेमाल करते हैं, जो रिसोर्स है, जो अपने इकोनॉमिक रिसोर्स है उनका सही ढंग से इस्तेमाल करते हैं तो प्रोडक्टिविटी बढ़ती है और जो कॉस्ट है वो कम होती है। अभी हम बात कर रहे थे कि जो फर्टिलाइजर्स है उनका यदि हम ज्यादा इस्तेमाल करेंगे तो वेस्ट बढ़ जाता है और कॉस्ट भी क्या हो जाएगी, बढ़ेगी। वेस्ट तो क्या होगा, जो खेत में हम बिना फालतू डाल रहे हैं वो एक तरह का वेस्ट हो जाएगा। और कॉस्ट कैसे बढ़ेगी, जब हम खरीद के लाएंगे तब उनकी कॉस्ट में जो अपनी ओवरऑल जो कॉस्ट है वो इंक्रीज होगी, ठीक है। तो उसको कम करने के लिए हम इन सब का सही ढंग से, जो पैसा है उसका सही ढंग से इस्तेमाल करेंगे। मैनेजमेंट प्रैक्टिसेज इसके बाद में आ जाती है। हम जितनी भी मैनेजमेंट प्रैक्टिसेज करते हैं, चाहे वो क्रॉप रोटेशन हो, चाहे इंटर क्रॉपिंग हो, चाहे ऑर्गेनिक फार्मिंग हो, सस्टेनेबल फार्मिंग हो, ये सब चीजें क्या है, ये सब चीजें हमारे मैनेजमेंट में ही आती है। जैसे कि सोइल हेल्थ को मैनेज करना है, रिड्यूस पेस्ट को कम करना है, ऑप्टिमाइज द जो अवेलेबल रिसोर्स है उनका सही ढंग से इस्तेमाल करना है। ये सब किस में आता है, मैनेजमेंट प्रैक्टिसेज में आता है। हम किस हिसाब से फर्टिलाइजर का यूज कर रहे हैं, किस हिसाब से हम सोइल की हेल्थ पे काम कर रहे हैं, मिट्टी के हेल्थ को बनाए रखने के लिए हम कौन से ऑर्गेनिक मैटर्स डाल रहे हैं, ठीक है। ये सारी चीजें डिपेंड करती है मैनेजमेंट प्रैक्टिसेज में, हम किस प्रकार से मैनेजमेंट करते हैं। एक फसल के बाद में दूसरी फसल हम कौन सी लेते हैं, ये आ जाता है क्रॉप रोटेशन, ठीक है। तो ये सब अपना कर हम क्या करते हैं, एक बेहतर क्रॉप प्रोडक्शन लेते हैं, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर करते हैं, लंबे समय तक हम एग्रीकल्चर कर पाते हैं। ये सब कब पॉसिबल हो पाता है, जब हम सही ढंग से मैनेज करते हैं चीजों को, ठीक है। तो मैनेजमेंट भी इसमें एक इंपॉर्टेंट कंडीशन होती है। और लास्ट कंपोनेंट आपके बचता है कि क्लाइमेट कंडीशन क्या है, ठीक है। क्लाइमेट कंडीशन क्या है, वैसे तो ये हमारे कंट्रोल में नहीं है, ठीक है, किसान के कंट्रोल में नहीं है, लेकिन फिर भी एक कंपोनेंट के रूप में तो है, क्योंकि ये भी बहुत ज्यादा प्रभावित करती है। मान लो अच्छी बरसात होती है तो क्रॉप प्रोडक्शन अच्छा होता है, मान लो खराब बरसात होती है, कम बरसात होती है तो क्रॉप प्रोडक्शन कम होता है। तो ये डिपेंड तो करती है, भाई कंपोनेंट के रूप में काम तो कर रही है, लेकिन वो इंसान के कंट्रोल में नहीं है, ठीक है। तो उसकी बात करेंगे, क्लाइमेट फैक्टर लाइक टेम्परेचर हो गया, रेनफॉल हो गई, ह्यूमिडिटी हो गई, सनलाइट हो गई, सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट क्रॉप एंड लाइव स्टॉक हेल्थ। इन जो क्रॉप होती है, लाइव स्टॉक होती है, इसकी हेल्थ को प्रभावित करती है। फार्मर नीड टू अडेप्ट चेंजिंग क्लाइमेट कंडीशन बाय द अडॉप्टिंग रिजिलेंट एंड सस्टेनेबल फार्मिंग प्रैक्टिसेज। जो है किसान को ये सोचना चाहिए कि किस प्रकार की जो फार्मिंग प्रैक्टिसेज है वो करके मैं किसी भी क्लाइमेट चेंज के प्रति अपने आप को क्या कर सकता हूँ, रेजिडेंस कर सकता हूँ, यानी कि कम से कम प्रभावित हो। जब कोई क्लाइमेट चेंज हो, मान लो बारिश कम हो या अधिक हो, तो उसमें किसान किस प्रकार से अपने लॉस को कम कर सकता है, ये चीजें किसान को अपनानी चाहिए, उसमें एक इम्पोर्टेंस होता है, ठीक है।
तो ये सारी चीजें थी जो हमने डिस्कस की है, जितनी भी चीजें थी वो अपना जो है कंपोनेंट थे, और ये कंपोनेंट डायरेक्टली रिलेटेड है अपनी एग्रीकल्चर से, यानी कि ये चीजें क्या है, मुख्य रूप से एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। तो कंपोनेंट ये जो 10-12 कंपोनेंट है ये आपको अच्छे से पढ़ने हैं और अच्छे से इनको लिख कर आना है। ज्यादा बहुत बड़ी चीजें नहीं है, बिल्कुल सिंपल सिंपल सीधी सीधी चीजें हैं जो समझ में आने वाली है। ठीक है, ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज्यादा कोई रॉकेट साइंस वाली चीजें हैं, बिल्कुल इजी वे में समझ में आने वाली चीजें हैं। तो ये कंपोनेंट वाला टॉपिक था जो हमने कंप्लीट किया है। अब मिलेंगे हम नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट टॉपिक को लेकर नेक्स्ट क्लास में लौटेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।